ध्यान दीजिए। पिछली क्लास में हम पढ़े थे सीपीयू के बारे में। सीपीयू का पूरा नाम क्या पढ़े थे हम लोग? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी में हम पढ़े थे क्या चीज? तो सीपीयू क्या होता है, यानी कि व्हाट इज सीपीयू। हम लोग पढ़े थे सीपीयू हमारे कंप्यूटर क्या कहलाता है? ब्रेन कहलाता है। फिर हम पढ़े थे पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू के कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट होंगे, एएलयू, सीयू और एम। हम लोग एएलयू भी पढ़ लिए थे और सीयू भी पढ़ लिए थे, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पढ़ लिए थे और कंट्रोल यूनिट पढ़ लिए थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी का डिफिनेशन भी हम लोग पढ़े थे कि मेमोरी क्या है, इस बारे में पढ़े थे, मेमोरी के बारे में। तो यहाँ हम लोग पढ़े थे कि जब कंप्यूटर में जब कोई भी डाटा अस्थाई या अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। अस्थाई और अस्थायी का मतलब समझ में आ रहा है ना? चाहे वो परमानेंट हो, चाहे वो कुछ समय के लिए, वो किस में सेव हो? कंप्यूटर की मेमोरी में ही सेव होता है। और इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मेमोरी वह प्लेस है जहां हम अस्थाई या अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करते हैं। मेमोरी का एक जगह है जहां पर हम लोग क्या करेंगे? डाटा को अस्थाई अस्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। और कह रहा है मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हम आप लोग को बताए थे कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता है। कंप्यूटर एक ही भाषा समझता है, जो क्या होता है? बाइनरी। और वो बाइनरी डिजिट एक नंबर होता है जो 0,1 होता है। क्या होता है? 0,1। अब यहाँ पर जैसे हम लोग आगे आएंगे तो अब वही दिया है 0,1, यानी कि बाइनरी को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? बीट कहा जाता है। बीट से निबल बनेगा, फिर बाइट बनेगा, फिर किलो बाइट, फिर मेगा बाइट, फिर गीगा बाइट, फिर टेरा बाइट, फिर पेटा बाइट, फिर जेटा बाइट और एक्सा बाइट, और उसके बाद जेटा बाइट। इतना क्लियर है ना? अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए या कहीं भी कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बताइए, तो आप बाइनरी बताएंगे 0,1, यानी कि बीट बोलेंगे। और सबसे बड़ी इकाई पूछा जाए तो 1 जेडबी बोलेंगे कि 1 जेटा बाइट बोलेंगे। कोई दिक्कत इसमें? और जब इसके आगे आएंगे तो दिया है क्या चीज? मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर में बहुत ऐसे मेमोरी होते हैं जिसको यूज किया जाता है, जिसमें देखिए सबसे पहले इसमें दिया है क्या चीज? एचडीडी। क्या दिया है? एचडीडी। एचडीडी का पूरा नाम क्या होगा? एचडीडी का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होगा? हार्ड डिस्क ड्राइव। नहीं, ये होगा हार्ड डिस्क ड्राइव। और उसी के आगे दिया है एसएसडी। क्या दिया है? और एसएसडी का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव मतलब दोनों में अंतर है। देखिए पहले सबसे ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता था, हार्ड डिस्क से यूज़ किया जाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादातर एसएसडी यूज़ किया जाता है। अंतर क्या है इन दोनों में? आप लोग मेमोरी कार्ड देखे हैं ना, छोटा सा प्लास्टिक के जैसा होता है, आया समझे ना? तो एसएसडी सेम टू सेम उसी के जैसा होता है। लेकिन जो क्या होता है, एचडीडी होता है, हार्ड डिस्क होता है। आप लोग ये ऐसा सीडी देखे हैं लोग ना, सीडी के जैसा इसी के अंदर घूमता रहता है जो डाटा को रीड और राइट करता है। हाँ समझे ना? तो इसके खराब होने का चांसेस ज्यादा रहता है, लेकिन इसके खराब होने का चांसेस कम रहता है। और ये थोड़ा सा डाटा को स्लो काम करता है, लेकिन थोड़ा सा क्या करता है? फास्ट काम करता है। नहीं, रील वाला नहीं है ये। एचडीडी हार्ड डिस्क होता है। जैसे ही अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना, इसका पिक्चर या फिर इसका फोटो जो भी होगा हम दिखाएंगे आप लोगों को। अब अगला ये, इसका पूरा नाम क्या होगा? हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका पूरा नाम क्या होगा? सॉलिड स्टेट ड्राइव। और ये फ्लैश ड्राइव जिसको सिंपल भाषा में हम लोग पेन ड्राइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेन ड्राइव। और आगे दिया सीडी या डीवीडी। कैसेट नहीं होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। सीडी का पूरा नाम क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। और डीवीडी दिया है तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। दोनों सेम ही होता है, कोई खास अंतर नहीं होता है, बस स्टोरेज कैपेसिटी का अंतर होता है। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब जो हमारा सीडी होगा वो कम डाटा स्टोर करेगा, और जो डीवीडी होगा वो ज्यादा डाटा स्टोर करेगा। इतना क्लियर है ना? और नीचे यहाँ दिया है रोम। रोम का पूरा नाम होगा रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी। उसका दिया डिस्केट, जो ज्यादातर पहले कैमरा में यूज किया जाता था। उसका दिया है हाँ एक्सटर्नल एचडीडी, जो ऐसा हार्ड डिस्क ही होता है, लेकिन हम लोग कंप्यूटर के बाहर से जोड़ के अपना काम कर सकते हैं। और ये हमारा होता है रैम। और रैम का पूरा नाम होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी।
ऐसा नहीं है, सबके बारे में हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिटेल में पढ़ना है। बस यहाँ पर इमेज के साथ साथ जो दिया था उसका पूरा नाम हमने बता दिया कि एचडीडी का पूरा नाम क्या होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। सीडी का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव। फ्लैश ड्राइव किसको बोलेंगे, पेन ड्राइव को। फिर सीडी और डीवीडी, सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का पूरा नाम क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। और डीवीडी का पूरा नाम होगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्या होगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और नीचे दिया है रोम, रोम का पूरा नाम होगा रीड ओनली मेमोरी। फिर डिस्केट दिया है, और डिस्केट का क्या है, एक्सटर्नल एचडीडी। और उसके क्या दिया है, रैम दिया, और रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब हमें क्या करना है, अब जैसे हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे तो अब दिया है क्या चीज, टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के कितने प्रकार के होते हैं, तो मेमोरी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का मतलब यही समझ लीजिएगा आप लोग। प्राइमरी मेमोरी का मतलब है कि जो हमारे कंप्यूटर पहले से इनबिल्ड है, यानी कि जो प्रोसेसर के साथ काम करे, ईएलयू और सीयू के साथ जो मिल करके काम करे, वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी मेमोरी कहलाएगा। और जैसे जरूरत पड़ती है वैसे हम लोग स्टोरेज अलग से बढ़ा लेते हैं, वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी मेमोरी। कोई दिक्कत इसमें? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास कोई लैपटॉप है जिसमें स्टोरेज दिया है 128 GB। कितना दिया है, लेकिन उसमें कुछ रैम भी तो दिया होगा ना, तो वो रैम किसके साथ काम करेगा, प्रोसेसर के साथ काम करेगा, तो वो रैम क्या कहलाएगा, प्राइमरी मेमोरी कहलाएगा। और जो बाहर से हम लोग अपना स्टोरेज बढ़ा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी मेमोरी। हाँ, जैसे पेन ड्राइव हो गया, एक्सटर्नल एसडीडी हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब हो जाएगा। नीचे दिया भी है, प्राइमरी मेमोरी में दो हो जाएंगे, एक सीपीयू मेमोरी और उसके बाद मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी में आता है रैम और रोम। आप लोग जरूर ध्यान दिए होंगे कि जब भी कोई फोन या लैपटॉप हम लोग खरीदते हैं ना, पहले रैम और रोम उसका चेक करते हैं, रैम कितना है और रोम कितना है। कोई दिक्कत इसमें? और आगे कह रहे हैं यहाँ पर, इसमें रजिस्टर मेमोरी कैश मेमोरी आ जाएगा, और उसमें डायनेमिक और स्टैटिक आ जाएगा, किसमें, रैम। कोई दिक्कत इसमें? और इधर दिया है सेकंड में क्या चीज, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में दिया है सीडी, डीवीडी, बीआरडी। और फ्लैश मेमोरी में दिया है पेन ड्राइव और उसके बाद मेमोरी। जिसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है किसके बारे में, सीपीयू में। किसके बारे में, सीपीयू। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए पहले क्या क्या बता रहा है, प्राइमरी मेमोरी किसको बोलेंगे हम लोग, ये जानना होगा ना। तो प्राइमरी मेमोरी कह रहा है क्या चीज, प्राइमरी मेमोरी प्रोसेसर के साथ वर्क करती है। किसके साथ काम करता है ये, प्रोसेसर के साथ वर्क करती है। और कह रहा प्रोसेसर जब डाटा प्रोसेस कर रहा होता है तो उस टाइम वह जिस मेमोरी को यूज कर रहा होता है वो सभी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। प्रोसेसर का मतलब समझ लीजिएगा, जैसे सपोज करिए अगर एक आटा चक्की है, अगर वो चक्की गेहूं को क्या कर रहा है, आटे के रूप में कन्वर्ट कर रहा है, तो जब वो चल रहा है तो खुद से तो नहीं चल रहा है ना, उसको बाहरी कोई शक्ति दी जा रही है ना। जैसे किसी इंजन के द्वारा उसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, तब तो चलता है ना। तो उसी प्रकार से जो हमारा कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है वो एक बाहरी शक्ति होती है कंप्यूटर के लिए, कि जो यूजर से डाटा को लेता है और तब जाके किसको देता है, प्रोसेसर को देता है, तब तो प्रोसेसर अपना काम करता है ना। अगर ये प्रोसेसर को न दे तो हमारा प्रोसेसर काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रोसेसर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है वो यूजर से अपना डाटा ले सके। इतना क्लियर है ना। और वही कह रहे हैं यहाँ पर क्या चीज, प्राइमरी मेमोरी प्रोसेसर के साथ वर्क करती है, किसके साथ, प्रोसेसर के साथ। और कह रहा प्रोसेसर जब डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है तो उस टाइम वह जिस मेमोरी को यूज कर रहा होता है वो सभी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। और जब हम लोग कंप्यूटर में डाटा भेजते हैं और जब डाटा अशुद्ध से शुद्ध रूप में कन्वर्ट हो रहा होता है और उस टाइम जो मेमोरी यूज होती है वही क्या कहलाएगी, प्राइमरी मेमोरी कहलाएगी। अब वहां पर डाटा को रखने की जरूरत क्यों पड़ रही है, अगर आपको कोई बुक पढ़ना है तो मेज पे रख के ही पढ़ पाएंगे ना, बिना मेज पे रखे आप कोई पढ़ाई नहीं कर सकते। इतना क्लियर है ना।
तो वैसे ये दिया है। और आगे कह रहा है यहाँ पर क्या चीज़, इसमें लिखा हुआ डाटा कंप्यूटर बंद होने या बिजली जाने पर मिट जाती है, प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। और ये एक अस्थायी मेमोरी होता है। अस्थायी का मतलब क्या है, इसमें जब हम कोई डाटा रख दिए तो हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा। कुछ समय का मतलब क्या हो, जैसे आप यहाँ पर जाइए इंटरनेट, यहाँ सर्च बॉक्स पे नोटपैड ओपन कीजिए। क्या ओपन कीजिए, नोटपैड। अब जब तक ये रखा गया है तब तक ये रैम में है, तब तक किसमें है, रैम में। अगर हम यहाँ कुछ चीजें लिख रहे हैं तो ये जो लिखा रहा है ये किसके ऊपर लिखा जा रहा है, रैम के ऊपर लिखा जा रहा है। किसके ऊपर लिखा जा रहा है, और रैम प्रोसेसर के साथ काम करता है। अगर जब हमारा कंप्यूटर बंद हुआ तो ये डाटा क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। इतना क्लियर है ना। अगर हम चाहते हैं इसको परमानेंट नेचर से सेव कर लें तो फाइल पे जाकर हमें क्या करना होगा, और जब सेव करें तो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, और जब सेकेंडरी में चला जाएगा तो जब तक हम उसको डिलीट करें नहीं करें तब तक वो डिलीट नहीं होगा। तो वही यहाँ कह रहा है कि क्या होता है, बंद कंप्यूटर बंद होने या बिजली जाने पर इसका डाटा क्या हो जाता है, मिट जाता है। और जब उसके आगे आएंगे तो अगला कह रहा है किसके बारे में, रजिस्टर मेमोरी। पहले यही दिया था ना, सीपीयू में कौन सा मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, और उसके बाद कैश मेमोरी। तो अब देखिए रजिस्टर मेमोरी क्या कह रहा है, कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर में कुछ ऐसी मेमोरी होती हैं जो थोड़े समय के लिए डाटा को स्टोर कर सकती हैं, इन्हें रजिस्टर मेमोरी कहा जाता है। आप लोग फोन यूज करते हैं, लेकिन फोन में कितना मेमोरी लगा है आप लोग को नहीं आइडिया है। फोन में कितना मेमोरी आप लोग को आइडिया नहीं है। फोन में कई सारा मेमोरी लगा होता है। पहला मेमोरी क्या होता है, रैम होता है, जो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा क्या होता है, रजिस्टर मेमोरी होता है। रजिस्टर मेमोरी का काम क्या होता है, आप लोग फोन यूज करते हैं लोग ना, कोई एप्लीकेशन ओपन किए और उसको बैक करके क्लोज किए, कोई एप्लीकेशन ओपन करके उसको क्या कर लिए, बैक करके क्लोज किए, तो अभी वो हिस्ट्री के रूप में पड़ा रहता है। जब हम लोग क्लियर करते हैं तब तो हटता है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम फोन यूज कर रहे हैं उसमें 3 बटन होगा, एक तो पहले ऐसे दिया होता है, एक तो क्या होगा, ऐसे सर्कल होगा जिसको होम बटन बोलते हैं, जो बीच में रहता है, होता है ना। दूसरा क्या होता है, तो एक ऐसे होता है जो इधर साइड में होता है, हो जाएगा। और एक क्या होता है, ऐसे बॉक्स ऐसे बैक के जैसा बना रहता है, ऐसे इन ट्रेंगल के जैसा बना रहता है यहाँ पर। तो इसे हम लोग एक एक करके स्टेप पीछे आते हैं, इसे डायरेक्टली हम लोग क्लोज कर देते हैं। और जब यहाँ क्लिक करते थे बताता आप कौन कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन किए थे, आया समझे ना। तो ये जो बता रहा है कि कौन कौन सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं, हम यूज किए हैं, तो वो किस मेमोरी में सेव है, रजिस्टर मेमोरी में सेव है। और यह परमानेंट नहीं रहता है, कुछ समय के लिए रहता है। बंद करके खोलेंगे हट जाएगा, बंद करके जो खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। परमानेंट सेव नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए हम कोई एप्लीकेशन ओपन किए हैं तो उसमें हिस्ट्री के रूप में बना हुआ है, जब कंप्यूटर बंद कर दें तो मिट जाएगा ना, फिर दोबारा खोलेंगे क्या हो जाएगा, हमें उस सॉफ्टवेयर को खोलना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें। आगे कह रहे हैं इसी में, कंट्रोल यूनिट के निर्देशानुसार जो भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन व डाटा मेमोरी से आते हैं वे एएलयू में कैलकुलेशन के लिए इन्हीं रजिस्टर मेमोरी में स्टोर रहते हैं। अब जब भी हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो काम करने के लिए जब जाए पहले इन्हीं के पास वो करके जाएगा, किसके पास से, रजिस्टर मेमोरी के पास से। और आया करा जबकि एएलयू में प्रोसेसिंग परफॉर्म हो जाने के बाद प्रोसेस डाटा जनरेट होता है, वह फिर से मेमोरी में स्टोर हो जाता है। और जब लोग डाटा भेजते हैं एएलयू के पास और जब प्रोसेस हो जाता है तो पुनः वो वहां से रजिस्टर मेमोरी का काम क्या ला करके देता है, किसको, मेमोरी को, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी, जो उसको परमानेंट नेचर से स्टोर कर लेता है। जब डाटा हमें परमानेंट नेचर से स्टोर करना है हमें किस में लेके आना होगा, सेकेंडरी में लेके आना होगा। प्राइमरी में कभी परमानेंट नेचर से सेव नहीं होगा, क्योंकि जैसे उसके अंदर से पावर सप्लाई जाएगा तो वैसे उसका डाटा क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। और रजिस्टर मेमोरी के जब आगे आएंगे तो अगला दिया कौन सी मेमोरी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी आप सिंपल समझिएगा, यह हमारे कंप्यूटर सिस्टम का सबसे फास्ट मेमोरी होता है। आप लोग गूगल पे गए, गूगल पे आपने सर्च कर लिया फ्लावर इमेज, तो एक बार सर्च कर लिया दोबारा उसका नाम वही दिखता रहता है ना, दोबारा उसका नाम वही दिखता है। तो कहाँ सेव होता है वो, कैश मेमोरी में सेव होता है। जैसे एग्जांपल समझिएगा, अगर हम इंटरनेट पे गए हैं, कहाँ चले गए हैं,
और यहाँ पर कुछ चीजें पहले से सर्च की गई है, तो यही तो स्टोर करके रखा है ना। और इसको जो स्टोर करके रखा है वही क्या कहलाएगा हमारा, कैश मेमोरी। और ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम का बहुत फास्ट मेमोरी होता है। फास्ट क्यों होगा? अब मान लीजिए आपको सर्च करना था फ्लावर इमेज, आप इंटरनेट पे गए, अब आप लिखते, लेकिन उससे पहले अपना हिस्ट्री रखा, आप यहीं क्लिक कर दीजिए, डायरेक्टली खुल गया, आपको लिखने की जरूरत नहीं। लिखते तो 2-4 सेकंड जरूर लग जाता, लेकिन अभी हमें कुछ ज्यादा समय लगा, बस हमें क्लिक करने में जितना समय लगा। कोई दिक्कत इसमें? तो वही कह रहा है, क्या चीज है यहाँ पर, सीपीयू मेमोरी भी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है, और यह प्रोसेसर के साथ प्रयोग होती है। किसके साथ काम करता है ये? प्रोसेसर के साथ प्रयोग होती है। और यह कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। अगर आप लोग देखें ना, तो यहाँ पर सीपीयू लगा हुआ है, और इधर बगल में क्या है, रैम, और बीच में जो जुड़ा है वही क्या हमारा, कैश। अब जब यूजर अपना डाटा देगा, सपोज करें यहाँ यूजर है और यूजर कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहा है, तो पहले किसके पास जाएगा, रैम के पास चला जाएगा। अब रैम किसको ला के देगा, और कैश मेमोरी किसको सर्च करेगा, सीपीयू। काम हो गया, देख लिए, क्लोज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। लेकिन फिर भविष्य में जब जरूरत पड़ेगी, अगर सीपीयू को वो डाटा सर्च करना होगा, तो अब इसको रैम के पास नहीं जाना है, रैम से डाटा लेके नहीं आना है, कैश मेमोरी के पास से वही यहीं से अपना काम कर लेगा, वहां जाने की जरूरत नहीं है। वही क्या कहलाएगा, कैश मेमोरी कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, कुछ समय के लिए स्टोर करें, डिलीट करें तो हट जाएगा एक बार में। हाँ, और जब आगे आएंगे तो आगे क्या दिए इसके बाद, वर्चुअल। प्रेजेंट टाइम में सब लोग फोन यूज कर रहे हैं लोग ना, और फोन में वर्चुअल मेमोरी दिया, पता है आप लोगों को? पता है जी, फोन में वर्चुअल मेमोरी है कि नहीं है? नहीं आइडिया है? कौन सा? वेरी गुड। आप लोग रैम यूज करते हैं लोग ना फोन में, जैसे मान लीजिए 6 GB रैम दिया है, कितना जीबी दिया है, 6 GB रैम दिया है, तो ऐसा हो जाता है 6 GB और बढ़ जाता है। 6 GB रैम को हम लोग और क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ऐसा फोन है कि नहीं है? 6+6 करके रैम दिखाता है, तो 6 GB स्पेशल में रैम होता है, लेकिन 6 GB जो होता है वो रैम नहीं होता है। काम करेगा रैम वाला, रैम के साथ ही काम करेगा, लेकिन रैम नहीं होता है। तो होता क्या है, जो वर्चुअल मेमोरी होता है। कह रहा है कि यह एक्चुअल में कोई स्पेशल मेमोरी नहीं है। और हम लोग सही से देखें, ये कोई मेमोरी नहीं होता वर्चुअल। वर्चुअल नाम जैसा हमारे कंप्यूटर में या हमारे फोन में कोई मेमोरी लगा ही नहीं होता है। तो होता क्या है तब? तो कह रहा है हमारे कंप्यूटर में लगी एचडीडी का ही एक पार्ट है, जो हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा हुआ है, जो सेकेंडरी स्टोरेज लगा, जो परमानेंट नेचर से डाटा स्टोर कर रहा है, उसी का एक पार्ट है। एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं प्रेजेंट टाइम के हिसाब से। हम लोग फोन यूज कर रहे हैं, सपोज कि इसमें 6 GB रैम दिया है, कितना जीबी रैम है, 6 GB रैम है, और 128 GB उसका क्या है, इंटरनल है। कितना है, 128 GB। तो 6 GB तो हमारा रैम है ही है, और जो 6 GB हम लोग जोड़ते हैं तो वो अलग से नहीं आता है। ये 128 GB में 6 GB स्टोरेज क्या होता है, कैच कर लेता है, फुल कर देता है उतना 6 GB। मान लीजिए पहले हमारे कंप्यूटर में 20 GB फुल था, और 108 GB बचा हुआ है। कितना बचा है, 108 GB। जैसे हम इसमें एक्सटेंड करेंगे, जोड़ेंगे 6 GB और, तो अब इसमें फ्री में 102 GB दिखाई देने लगेगा, और स्टोरेज में कितना दिखाई देने लगेगा, 126 GB दिखाई देने लगेगा। सॉरी, सिर्फ 26 GB। यानी कि अब फुल कितना हो जाएगा, 26 GB। पहले कितना था, समझ लीजिए, पहले हमारे पास 128 था। पहले कितना था, 128 में से कुछ कंप्यूटर का भी तो, फोन का भी तो कुछ डाटा लिया होगा ना, ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो कुछ लिया होगा ना। तो ये मान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम 20 GB ले लिया है। अभी हमारे में 6 GB रैम है, 6 GB ज्यादा रैम नहीं है, तो फ्री कितना हुआ, 108 GB हुआ। तब फ्री कितना हुआ, 108 GB हुआ। अब जैसे 6 GB है, और प्लस में 6 GB और हम लोग ऑन कर लेंगे, तो अब वो 6 GB क्या हो जाएगा, रैम के रूप में आ जाएगा। तो जो पहले 108 GB फ्री था, अब वो कितना जीबी हो जाएगा, 102 GB फ्री हो जाएगा। कितना जीबी फ्री होगा, और जो पहले फुल में 20 GB था, तब कितना हो जाएगा, 26 GB हो जाएगा।
हाँ, अब इधर का जो काम था, इधर का जो मेमोरी था, अब वो किसके साथ काम करने लगेगा? रैम के साथ काम करने लगेगा। डिफिनेशन पढ़ी भी समझ में आ जाएगा। डिफिनेशन कह रहा है क्या चीज, कि यह एक्चुअल में कोई स्पेशल मेमोरी नहीं है। कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर में लगी एचडीडी का एक पार्ट है। आप इसे ओएस, ओएस का पूरा नाम होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का पूरा नाम क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा का स्पेशल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। पर जब सिस्टम पर वर्किंग होती है तो कभी कभी हमारा रैम का स्पेस कम हो जाता है। मान लीजिए रैम का यूज होता कब है ये हम जान लेंगे ना, तो इसका आसानी से जान जाएंगे स्पेस कम क्यों हो जाता है। अगर आप एक ऐसा फोन यूज कर रहे हैं जिसकी रैम जो है 1 GB है, वो भी फास्ट काम करेगा। और हम एक ऐसा फोन यूज कर रहे हैं जिसका रैम 8 GB या 6 GB है, वो भी फास्ट काम करेगा। लेकिन जरूरत से ज्यादा हम उसको जब लोड देंगे तो 6 GB रैम वाला भी स्लो काम करने लगेगा। ऐसा होगा कब? तो ये सपोज करिए हमारा मेज है, ये क्या है हमारा मेज, और इस मेज पर जितनी जगह है हम उतनी ही बुक रख करके पढ़ सकते हैं, उतनी ही रख करके पढ़ सकते हैं ना। या इस क्लास में लगभग बच्चों के बैठने की संख्या मान लेते हैं 40 है। कितनी है? 40 है। अगर हम थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो 45 लोगों कर सकते हैं, मुश्किल मुश्किल से बैठ जाएंगे, इतना ही होगा ना। लेकिन अगर उसी के जगह पर हम वहां पर क्या करें, 100 लोगों को अंदर बुला लें, तो क्या क्लास अच्छे से चल पाएगा? जब लोग बैठेंगे तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी। इतना क्लियर है ना। लेकिन वही अगर जो हम वर्चुअल में क्या करें कि नहीं, अगर यहाँ मेज पर नहीं है तो कुछ लोग नीचे भी बैठ जाएंगे, आ समझे ना, तब तो सब लोग बैठ कर आराम से पढ़ सकते हैं, इतना हो जाएगा ना। तो वही काम हमारे रैम के साथ होता है। अब सपोज करिए कि हमारा जो रैम है वो कितने जीबी का है? हाँ, 6 GB मान लेते हैं। कितने जीबी का है? 6 GB का। और हम 3 एप्लीकेशन ओपन किए। कितना सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं? 3। और तीनों 2-2 GB का है। कितने कितने जीबी का है? 2-2 GB का। तो 3 ही सॉफ्टवेयर ओपन करने में 6 GB फुल हो गया ना। 6 GB क्या हो गया? फुल हो गया। अब हम दूसरा सॉफ्टवेयर जब ओपन कर रहे हैं 2 GB का, तो अब उसके लिए जगह तो है नहीं, तब वहीं पर हमारा कंप्यूटर या हमारा फोन वहीं हैंग कर जाता है। हैंग क्यों कर जाता है कि पहले जो 6-6 GB का 3 सॉफ्टवेयर है, जब वो काम करके जब खाली करेगा तब तो ये जाएगा वहां ना, तो वहीं पे क्या होने लगता है? लैग करने लगता है, वही स्लो हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। हाँ समझे ना। लेकिन अगर हमारे कंप्यूटर में ऐसा सिस्टम है, वर्चुअल मेमोरी का सिस्टम है, तो वो क्या करेगा, 6 GB है कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से चला जाएगा 128 GB में से 6 GB और उठा के लेके चला जाएगा। 128 में 6 GB और उठा के लेके चला आएगा। हाँ समझे ना। जैसे यहाँ पर जितना ब्रेंच था उतने लोग बैठ गए हैं, और लोगों को बैठना है तो हम जाएंगे लैब से कुछ ब्रेंच ला करके यहाँ लगा देंगे, वो लोग भी बैठ जाएंगे। हाँ समझे ना। अब ये क्या किया, 128 GB में से 6 GB और लेके आ गया, तो अब रैम की कैपेसिटी कितनी हो गई? 12 GB हो जाएगी, हो जाएगा ना। तो ये वर्चुअल मेमोरी कोई मेमोरी नहीं होता है, बस ये हार्ड डिस्क का ही पार्ट है जो रैम के साथ काम करने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। एग्जाम्पल आप एक और ले सकते हैं, जैसे ये मेज है, मेज में जितना बुक रखना था हम बुक रख लिए, और हमें कुछ चीज रखने की जरूरत पड़ी तो साइड हम भी क्या करते हैं, ये ड्रिल जैसे लगा देते हैं, हम इसको अंदर कर सकते हैं, फिर बाहर निकाल सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। ये वर्चुअली तो है ना। तो उसी प्रकार से वही हमारे कंप्यूटर मेमोरी में क्या कहलाएगा? वर्चुअल मेमोरी कहलाएगा। कह रहा है कि यह एक्चुअल में कोई स्पेशल मेमोरी नहीं है, हमारे कंप्यूटर में लगी एचडीडी का ही एक पार्ट है। आप इसे ओएस का स्पेशल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। ओएस का परिणाम क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेट का मतलब होता है चलाने योग्य, चलने योग्य। अगर ये हमारा कंप्यूटर है ना, अगर इसमें विंडोज ओएस नहीं होता, यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, तो ये चलने वाला नहीं। अगर फोन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर उसमें एंड्रॉइड नहीं होता तो चलने वाला नहीं है। वो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेट चलने योग्य बना रहा है, तब आप उसमें दूसरा सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। हर समझ में। तो वही कह रहा है ओएस यानी कि जो विंडोज ओएस, उसी का स्पेशल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, कि जब सिस्टम पर वर्किंग होती है तो कभी कभी रैम का स्पेस कम हो जाता है, तो हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत होती है। और ऐसे केस में ओएस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एचडीडी का कुछ पार्ट रैम के साथ उपलब्ध करा देती है।
जिसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। अब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहेगा कि आपके पास 6 GB रैम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 128 GB से 6 GB और यूज कर लीजिए। आ समझे ना? तो जो 128 में से 6 GB इधर आया है वही मेमोरी क्या कहलाएगा? वर्चुअल मेमोरी कहलाएगा। और जब इसके आगे आएंगे तो वर्चुअल मेमोरी के बाद अगला क्या कह रहा है? अब देखिए वही यहाँ पर दे रहा है, वर्चुअल मेमोरी का ही यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप लोग को दे रहा है। अब देखिए ये हमारा क्या है? प्रोसेसर है। ये क्या है? सीपीयू जिसको बोलेंगे। और ये हमारा क्या है? रैम है। ये क्या है? और ये हमारा हार्ड डिस्क है। ये क्या है? अगर जब सीपीयू पे लगातार काम हो रहा है तो इसका डाटा क्या हो गया? ये डाटा अपना रख के ही कहीं काम करेगा। तो ये डाटा कहाँ रख रहा है? पहले रैम के पास रख रहा है। अब जब रैम का सारा डाटा फुल हो गया है, रैम का सारा डाटा क्या हो गया? तो अब ये काम करने के लिए कहाँ रखेगा अपना डाटा? तो अब यही हार्ड डिस्क में से कुछ जीबी डाटा ये क्या कर लेगा? यूज कर लेगा। हाँ, सीपीयू यूज कर लेगा। तो वही हमारे लिए क्या कहलाएगा? वर्चुअल मेमोरी कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? तो वर्चुअल मेमोरी अच्छा समझ आ गया है ना? देखिए ये फुल हो गया रैम, तो अब ये डाटा किसके ऊपर भेजने लगा? एचडीडी हार्ड डिस्क के पास भेजने लगा। और फिर जब उसके आगे आएंगे तो अगला दे रहा है क्या? रैम। क्या दे रहा है? और रैम का पूरा नाम क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है रैम ये जानना है। और एक चीज याद रखिएगा, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? और यही एक ऐसा डाटा है कि जो क्या करता है? पहले स्टोर करता है। क्या करता है? तब जाके हमारे कंप्यूटर पे काम हो पाता, नहीं था हमारे कंप्यूटर पे कोई काम नहीं हो पाता। अब जैसे एग्जांपल पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई अलमारी है, हमारे पास क्या कोई यहाँ पर अलमारी, अब उसमें कई सारा बुक रखा गया है। उसमें क्या किया गया है? कई सारा बुक रखा गया है। अब इसमें से बुक निकालना हो तो निकाल कर हम अलमारी से पढ़ेंगे नहीं। हमें क्या करना होगा? लाके एक मेज पर रखना होगा जिसके ऊपर रख के हम उसको पढ़ सकते हैं। इतना क्लियर है ना? किसके ऊपर रखना होगा? मेज के ऊपर, टेबल के ऊपर। तो ये टेबल रैम का काम करेगा। किसका काम करेगा? जब तक पढ़ना है तभी तक यहाँ रहेगा। जब हम पढ़ के खत्म करें फिर किसके अंदर चला जाएगा? अलमारी के अंदर चला जाएगा। इतना क्लियर है ना? अब वही काम कौन करेगा? और अगर ये मेज नहीं होता तो हम कहीं रख के पढ़ पाते हैं? तो वैसे अगर हमारे कंप्यूटर में रैम नहीं होता तो हमारा कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होता, डिस्प्ले दिखाई नहीं देगा। क्योंकि वो दिखेगा किस पर? जब रैम रहेगा तो उसी के ऊपर जा करके दिखा देगा, जब वो नहीं रहे तो फिर उसके ऊपर जाएगा ही नहीं, और जब जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें आगे पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब क्या होगा? कुछ समय के लिए ही डाटा रहेगा। क्या होगा? कुछ समय के लिए डाटा रहेगा। अब जैसे मान लीजिए जब तक हम लोग को मेज पर पढ़ना था तभी तक उस पर रखे थे लोग ना, पढ़ने बाद उसको हटा कर अलमारी में पुनः रख देंगे हम लोग। तो वैसे कंप्यूटर जब तक ऑन रहेगा तभी तक उसमें डाटा रहेगा। कंप्यूटर जब बंद करें तो डाटा क्या हो जाएगा? मिट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अगर और डेटा को जल्दी से एक्सेस करने के लिए उपयोग की जाती है। अगर अलमारी में ही रह जाता तो क्या हम जल्दी पढ़ पाते उसको? नहीं पढ़ पाते ना। अब वो किसके अंदर आ गया? मेज पर आ गया, हम उसको जल्दी से बैठ के अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो वही कह रहा है जल्दी से एक्सेस करने के लिए रैम का यूज किया जाता है। कह रहा है यह कंप्यूटर के प्रोसेसर द्वारा डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है जब तक कंप्यूटर चालू है। जब तक कंप्यूटर चालू रहेगा, जब तक कंप्यूटर क्या रहेगा? चालू रहेगा, तब तक प्रोसेसर उस रैम के ऊपर डाटा स्टोर करेगा, अपना काम करेगा। जैसे बंद हो जाएगा तो इसका जितना सारा डाटा वो सारा क्या हो जाएगा? मिट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? और अगर जब आप किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को खोलते हैं तो वह प्रोग्राम या एप्लीकेशन रैम में लोड हो जाता है। देखिए जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, इंस्टॉल होने के बाद अब वो तुरंत एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव में चला जाता है। किसमें चला जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव हो जाता है, क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव परमानेंट नेचर से स्टोर करता है जब तक हम उसको डिलीट नहीं करते।
अगर हमारे पास कंप्यूटर है, हम डाटा को स्टोर किए या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, तो जब कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तब क्या होगा, वो उसी में रह जाएगा। जब ओपन करेंगे तब वो रैम के ऊपर आ जाता है। किसके ऊपर आ जाता है? रैम के ऊपर। तो वही कह रहा है, जब हम लोग एप्लीकेशन को लोड करते हैं, ओपन करते हैं, तो किस में लोड हो जाता है? रैम में लोड हो जाता है। और कह रहा है ताकि उसे प्रोसेसर द्वारा जल्दी से एक्सेस किया जा सके। और जब रैम में चला जाता है तो उसे प्रोसेसर क्या कर सकता है? जल्दी से एक्सेस कर सकता है, जल्दी से ओपन करके अपना काम कर सकता है। और नीचे कह रहा है जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, रैम की सारी जानकारी मिट जाती है, क्योंकि यह अस्थायी मेमोरी होती है। अब जैसे कंप्यूटर बंद होगा, इसके अंदर का सारा डाटा क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। क्योंकि एक प्रकार का क्या होता है? अस्थायी मेमोरी होता है। कोई दिक्कत इसमें? और फिर जब इसके आगे जाएंगे, एक बार देख लीजिए बस इसके आगे क्या दिया है। अब इसके आगे जाएंगे तो दिया है रैम दो प्रकार का होता है, एक यस रैम और दूसरा डी रैम। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इतना लंबा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस नोट्स के हिसाब से दिया है, पढ़ लीजिए एक बार, लेकिन इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं होती। बस आपको याद क्या रखना है? तो यस रैम और उसके बाद डी रैम। यानी कि यस रैम का पूरा नाम होगा स्टैटिक रैम और डी रैम का पूरा नाम होगा डायनेमिक रैम। अंतर क्या है दोनों? अंतर ये समझिएगा, एग्जाम्पल से, जैसे दो लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? दो लोग, एक यस रैम और दूसरा डी रैम। और दोनों लोग काम ये कर रहे हैं, बाहर कुछ ईंट रखा गया है, उसको ला के अंदर रख रहा है। और जो यस रैम है वो लगातार काम कर रहा है, जा रहा है फिर लेके आ रहा है। और जो डी रैम है, एक बार जा रहा है लेके आ रहा है, फिर थोड़ा सा रुक जा रहा है, रेस्ट कर रहा है, थोड़ा सा रेस्ट कर ले रहा है, तब फिर दोबारा जा रहा है डाटा को लेकर के, वो ईंट को लेके आ रहा है, फिर रख रहा है, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। तो दोनों में कौन फास्ट काम करेगा? यस रैम करेगा। आ समझे ना? ठीक वही काम कंप्यूटर के अंदर होता है। जो यस रैम है वो लगातार डाटा को ट्रांसफर करता रहता है, यूजर से लेगा और मेमोरी को देगा, सॉरी प्रोसेसर को दे देगा। यूजर से ले लेगा और प्रोसेसर को दे देगा। लेकिन जो डी रैम होता है, यूजर से एक बार ले लेगा, फिर किसको दे देगा? प्रोसेसर को। फिर कुछ समय अपने आप को रिफ्रेश करेगा। एक सेकंड में ये हजारों बार रिफ्रेश होता है। एक सेकंड में क्या होता है? क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होती है, जैसा हम इनपुट देते हैं तुरंत वो आउटपुट दिखा देता है। तो सेकंड के अंदर ये हजारों बार खुद को रिफ्रेश करता है। हाँ समझे ना? अब इतना समझिए कि यस रैम अगर एक सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं किया, और अगर जो डी रैम एक सेकंड के लिए रेस्ट किया, तो एक सेकंड तो पीछे होगा उसका डाटा ना, एक सेकंड पीछे होगा कि नहीं होगा? तो जो यस रैम होता है वो बहुत फास्ट काम करता है, क्योंकि इसको रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो डी रैम होता है ये थोड़ा सा स्लोअर नेचर का होता है, क्योंकि इसको बार बार रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती है। हाँ लेकिन ये भी है, यस रैम जो होता है ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है, महंगा आता है, और जो डी रैम होता है वो थोड़ा सा चीप यानी कि सस्ता आता है। इतना क्लियर है ना? तो ये हम लोग क्या पढ़े अभी? रैम। और जब रैम के आगे आएंगे तो अगला इसमें क्या दिया है? तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ करके आइएगा, फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या चीज़? रोम क्या होता है और कहाँ यूज करते हैं। इतना क्लियर है ना?